इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th स्पर्श भाग 2 अध्याय 11। सीताराम सक्सेरिया जी ने ये लिखा है, उन्हीं के डायरी का एक पन्ना जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीताराम सक्सेरिया के जीवन के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो 1892 में राजस्थान में नवलगढ़ एक गांव है। तो नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सक्सेरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। राजस्थान में जन्मे लेकिन कलकत्ता में उनका बहुत ज्यादा जीवन, अधिकांश हिस्सा जीवन का कलकत्ता बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सक्सेरिया अनेक साहित्य, संस्कृति और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालन रहे। अब देखो यहाँ पे व्यापार से जुड़े थे, बिजनेस का काम करते थे। तो सक्सेरिया जी अनेक साहित्य लिखे, संस्कृति में भी अलग अलग प्रकार की कुछ प्रणाली लिखे, फिर से नारी शिक्षण के लिए भी संस्थाएं खोली और उसको चलाया भी। संस्थापक भी थे और उसका संचालन भी थे, चलाते भी थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर महात्मा गांधी जब बोले, उनके बोलने पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीब रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी किया। जो जेल भरो आंदोलन हुआ था उसमें भी ये थे। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया था। कब? 1962 में। आगे देखते हैं। सीताराम सक्सेरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। वो विद्यालय में शिक्षा नहीं पाए थे। स्व अध्ययन से ही पढ़ना लिखना सीखा, खुद से पढ़ना लिखना सीखा और खुद से ही जीवन में वह आगे बढ़े। और स्मृतिकरण, मन की बात, देखो यार, पहले यादें बहुत ताजा हुआ करता था। पहले लोग सुनकर याद कर लेते थे, पढ़ लेते थे। तो वही है स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकथा की डायरी उनकी उल्लेखनीय आकृति है जो हमें पढ़ने को डायरी मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। अब पाठ प्रवेश में क्या क्या जानने को मिलता है उसको जानते हैं। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को छेड़ दिया था। इस आंदोलन ने जनता के बीच में, जनता के मन में भी आजादी के अलख जगाई। मतलब एक दीप जलाया कि भैया हमको आजाद होना है। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना वर्चस्व निछावर कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। अब देखो बहुत ज्यादा लोग आए, अपना सब कुछ इस जंग में निछावर करने के लिए तत्पर या तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद, 2.5 साल मतलब आजादी कब हुआ? 15 अगस्त 1947। उसके 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन था 26 जनवरी का, कि हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी था। 26 जनवरी 1930 को आजादी था और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को 20 साल बाद गणतंत्र इस देश का लागू हो गया था, संविधान लागू हुआ था। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सक्सेरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से, बहुत सारे लोगों में से एक थे। वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला था। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। जो 26 जनवरी 1931 को ये लिखे थे उसी के बारे में बताया जाता है इस डायरी में। पढ़ना हम पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक साहित्य, कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने, अंग्रेज के जितने भी फोर्स थे, प्रशासक थे, अफसर थे, इसे उनका अपराध मानने के लिए, मतलब समझो कि हम लोग खुश थे
वो लोग अपने खिलाफ बगावत मानते थे हम लोगों को कि ये हमारे सामने बगावत कर रहा है सब। तो उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए, यही सब इस पाठ में वर्णित किया गया है, बताया गया है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिला देती है। अब देखो, ये पाठ पढ़ेंगे तो हमारे मरे हुए लोगों के, क्रांतिकारियों के कुर्बानी जितने भी दिया गया उसकी याद तो दिला ही देती है। साथ ही में यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज, जब समाज मिल जाता है तब कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सकता हो। अगर सब कोई एकता के साथ चलना चालू कर देवे तो कुछ ऐसा नहीं है जिसको कोई रोक सकता है। अब चलिए देखते हैं डायरी का एक पन्ना। तो 26 जनवरी 1931 को ये लिखे थे कौन? सीताराम सक्सेरिया जी ने। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है, आज का दिन अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1931 को। इस वर्ष भी, अब देखो, एक साल 26 जनवरी 1931 था, आजादी तो 1930 को था, 30 को मिला 1930, लेकिन एक साल बाद इसी वर्ष भी, मतलब क्या हुआ था, इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, मतलब उस तरह से जन्मगांठ था, एक साल होने वाला था, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष, मतलब इस वर्ष, अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना आपने दे सकते थे, जितना आप दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे बस। सारे काम का भार आपने मतलब अपना समझते थे, अपने ऊपर है। ये लोग समझते थे कि सारा कार्यभार हमारे ऊपर है बस। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया था, भैया ऐसे ऐसे बात है। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, मतलब झंडा को लगा दिया गया था। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो कि जैसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो, ऐसा पूरा घर सजा दिया गया था, जैसे आज दिवाली में सजा दिया जाता है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। कलकत्ता में हर जगह पर झंडा लगा था। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते से उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। मतलब जिस रास्ते से जाते थे एक नया उत्साह और नयापन सामने दिखता था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से पुलिस लगा दिया था। शहर में गश्त देकर प्रशासन कर रही थी, पूरी तरह छावनी बना दिया गया था उस इलाके को कि कोई यहाँ पर नहीं फहरा पाएगा झंडा। मोटर लॉरियों में गोरखे कौन था? मोटर लॉरियों में गोरखे था और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। जितने भी पुलिस और सर्वेंट थे, और सार्जेंट मतलब बोलते हैं थानेदार, नहीं बोलते हैं SI SHO, तो ये लोग थानेदार जैसे वहां पर था लोग। कितनी ही लहरिया शहर में घुमाई जा रही थी, मतलब कितना अलग अलग प्रकार के जुलूस शहर में घुमाए जा रहे थे। घुड़सवारों का प्रबंध था ही, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस उस समय नहीं था। सारी पुलिस को इसी काम में लगा दिया गया था कि बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेरे में ले लिया था कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाला था, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था और जाने आने सब पर पाबंदी लगा दी गई थी। पर तब भी कई जगह देखोगे तो भोर में ही झंडा फहरा दिया गया था, खूब सुबेरे ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री जो थे, उनका नाम था अविनाश बाबू, ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
क्योंकि श्रद्धानंद बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री भी थे, इसलिए उनका गिरफ्तार करना तो बनता था भैया। तो उनको पकड़ लिया गया और लोगों को मारा या हटा दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री जो हरिचंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके थे। क्यों? सुंदरी पार्क में पूरा तरीके से सुंदर सुंदर उजले उजले अंग्रेज हुआ करते थे उस समय। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ जितने भी थी उनके ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मालवाड़ी, वहां पर जगह है, 11 बजे मालवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। कहाँ के? 11 बजते ही मरवाड़ी आपको ये गुजरात में पड़ेगा। तो मरवाड़ी बालिका विद्यालय के लड़की ने वहां पर झंडा उत्सव मनाया। और जानकी देवी मदालसा बजाज नारायण उनका पूरा नाम था। तो जानकी देवी मदालसा आदि भी गई थी वहां पे। लड़कियों को, जितने भी लड़की उस समय विद्यालय में थी, उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया था। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था, एकदम बहुत अच्छा है। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, फोटो लोग खींच रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया गया था कि अपना फोटो भी खिंचाए। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पे कौन थे वहां पे? मुख्य में परनोदास और पुरुषोत्तम राय थे। उन सुभाष बाबू के जुलूस का भार परनोदास पर था। पूरी तरीके से उनके मतलब आगे रहकर क्या कैसे करना है सब पूर्णोदास के नियंत्रण में ही था। पर यह प्रबंध कर चुका था, मतलब यह प्रबंध पूरा था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास, जैसे मॉन्यूमेंट वो जगह था जहां पर झंडा फहराना था अंतिम, जैसे प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा उस समय। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पुलिस उल्टा सीधा काम ना करे, पर वह कब रुकने वाली थी? कभी नहीं। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। आज जो देखने को मिलता था वह सब निराली बातें थी उस समय, क्योंकि सब अनोखा तो था ही लेकिन मजेदार था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ और तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी उस समय। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था और आमुख धारा के मतलब कई धारा लगाकर उनके अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती, कोई सभा नहीं लगा सकता। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों, जितने भी इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जा रही थी। सर्वसाधारण की, क्योंकि सब कोई था ना उसमें, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। क्योंकि खुला चैलेंज दिया था ना कि भाई ऐसा सभा होगा यहाँ पे, आप आओ। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उसको चौरंगी पर, चौराहा जैसा वहां पर कुछ चौरंगी जैसा था, चौरंगी पर ही रोका गया। अच्छा, चौरमाही पर था, वहीं पर इनको रोक दिया गया था, क्योंकि आगे आप नहीं जा सकते।
पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी। लाठीचार्ज चालू हो गया। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ऐसे बोलते ये सब लोग जा रहा था क्योंकि एक जुनून था भैया जाने का। ज्योतिर्मय गांगुली उनका नाम था। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, देश अपना है। तो इस तरह बोलते बोलते आगे बढ़े। तभी तो उनको सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। न मौत से डरे ना डर से डरे। उनकी बाप की हैसियत नहीं थी किसी अंग्रेज की कि उनको डरा देवे। इतनी हिम्मत रखते थे कि किसी की बाप की हिम्मत नहीं कि हमको डरा कर रख देवे। और जो चाहते थे वो करके दिखा दिए थे उस समय। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, मतलब ये जो मैं सुना हूं वही लिख रहा हूं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा था मैंने, अपनी आंख से। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी वहां पर जो थे, क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी, मतलब आंख एकदम झिप जाता था। इधर यह हालात हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां पे, मॉन्यूमेंट की जो सीढ़ी थी, सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी जो घोषणा लिख कर दिया गया था। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था, सब कोई झंडा लेकर चलता था। जो वॉलेंटियर गए थे, जितने भी लोग गए थे, वे अपने स्थान से लाठियां पकड़ने पर भी झटकते नहीं थे। मतलब लाठियां जब पड़ती थी उनको पड़ने पे तब भी वह झटकते नहीं थे, क्योंकि लाठी कितना भी पड़ जाए हिलना नहीं है, झटकना नहीं है। देखो प्रोटेस्ट ऐसे करो, मैंने बहुत बार देखा है कि शिक्षक प्रोटेस्ट करते हैं, एक लाठी किसी को पड़ता है सारा शिक्षक भाग जाता है, एक लाठी किसी स्टूडेंट को पड़ता है भाग जाता है सब। नहीं, लाठी पड़े तो पड़े, मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन ससुरा भागेंगे नहीं यहाँ से हम। ऐसा होना चाहिए जज्बा दिल में, तब जाकर किसी लड़ाई को लड़ सकते हो। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया था। उस समय लाल बाजार लॉकअप था। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी, पुलिस थक गया होगा सब, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर, धर्मतला वहां पर मोड़ था, तो धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। क्यों? बहुत ज्यादा पिटाई हो गया था इसलिए। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। क्या नाम था? विमल प्रतिभा उनके नेतृत्व कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। जितने भीड़ थे उस पे लाठी चलाए जा रहे थे। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया लॉकअप में। जेल जैसा था वहां पर लेकर जाया गया। पूरा तो भर गया था और भी कई आदमियों को पकड़कर लेकर जाया गया। ब्रिजलाल गोयनका जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ ही था और पकड़ा गया था। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मोन्यूमेंट था उसकी ओर इतने जोर से भागा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ देर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। छोड़ा तो स्त्री के साथ मिल गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200
आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया। 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया, वहां पर गिरफ्तार हो गया। देखो कितना निडर आदमी थे। 2 बार छूटने के बाद भी फिर नहीं, सारा जो काम मिला है उसको करके दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मदालसा भी पकड़ी गई थी उस समय। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। कितनी? 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कितना? करीबन 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हुए हैं और कई की हालत संगीन है, बहुत ज्यादा गंभीर हालत है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे, देख रहे थे और फोटो उतरवा रहे थे कौन कौन है। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक पहुंच गया था आंकड़ा। 67 कहाँ और 103 वहां पर आंकड़ा पहुंच गया था। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए थे वे अलग हैं। 160 अस्पताल में पहुंचे, बाकी सब घर में चले गए, वो अलग बात है। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए थे। करीबन 200 लोग घायल हो गए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चल पाया था, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ था। आज जो भी हुआ था अपूर्व हुआ है, मतलब इससे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। यह बात कितने लोग पकड़े गए थे कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया, बहुत ज्यादा अंश में धुल गया, पानी में धुल गया। लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सारा काम हो सकता है, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारा काम हो सकता है। चलिए यहाँ पर ही ये पाठ खत्म होता है। प्रश्न और अभ्यास में 1-2 बता देता हूँ। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में देना है, इसका हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है, जो आपके लिए तो बेहद आसान है। ख नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखना है, जो आप आसानी से लिख सकते हैं, अपने दिमाग से लिखना है। और ये भाषा अभ्यास और निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए, कोई जरूरत नहीं है करने का, टेंशन नहीं लेने का। बस ये श्रद्धा आनंद जोड़ो, मतलब ये संधि विच्छेद जो है इसको आप सीख सकते हैं, क्योंकि यह व्याकरण का पाठ है। और उसके बाद से शब्दार्थ है जो आप एक बार देख लेना, बाकी कुछ खास बात नहीं है। और बस आंसर क्वेश्चन आप खुद से बना लेना, क्योंकि इसकी जरूरत एग्जाम में पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन किताब से नहीं बनता है, दिमाग से बनता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में लीलाधर मंडलोई जी की कहानी में। इसमें वो लिखते हैं तात्रा व मीरो कथा। इसमें से आज आपको मालूम चलेगा कि अंडमान निकोबार कैसे अलग अलग द्वीप बने थे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।